बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 21, दैट इज़ द सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है, कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन से इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रखने हैं, इसकी डिटेल्स के लिए बोर्ड पे चलते हैं। Right students, this is about the cell cycle. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे तो जरा टेक्निकली अगर हम इस टर्म को समझना चाहें तो हमें पता चलता है कि सेल एंड देन साइकिल, इसका मतलब ये है कि सेल तकसीम होता है, फिर डॉटर सेल्स बनते हैं, फिर डॉटर सेल्स मैच्योर होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, नए ऑर्गेनेल्स बनाते हैं और फिर डिवाइड होने चले जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज द सेल साइकिल। अब अगर इसको हम आसान अल्फाज में या इसके स्टेप्स के लिहाज से डिफाइन करना चाहें तो हम यूं लिख सकते हैं, it is a cyclic process in which parent cells divide into daughter cells, then daughter cells will undergo a period of growth, DNA replication, chromosome duplication, and later on nuclear and cell division. Alright students, so ये एक प्रोसेस है जिसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली यहां पे हमने डिफाइन कर लिया है कि एक इस तरह का अमल कि जो पिछली जनरेशन के सेल्स हैं वो अपनी मेच्योरिटी तक पहुंचते हैं, मेच्योरिटी पे पहुंचने के बाद उनको एक सिग्नल प्रोड्यूस किया जाता है, उनको एक मैसेज दिया जाता है कि नाउ इट इज द टाइम टू डिवाइड, और फिर वो डिवीजन का सोचना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सेल्स डिवीजन का सोचते हैं तो कुछ स्टेजेस को पहले से तैयार कर लिया जाता है और उन तमाम स्टेजेस की जो समरी है वो हमने यहां पे लिख ली है कि सबसे पहले नंबर पे सेल जो है उसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद उसकी डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, फिर डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम्स की ओवरऑल फॉर्मेशन के बाद क्रोमोसोम का नंबर डबल कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद न्यूक्लियस को डिवाइड करके साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हुए अगर एनिमल सेल है तो फिर मेम्ब्रेन इनवर्ड इन्वेजिनेट करेगी और उसकी वजह से सेल तकसीम हो जाएंगे, अगर प्लांट सेल्स हैं तो उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स इस्तेमाल किए जाएंगे और अल्टीमेटली दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब फिर ये डॉटर सेल्स अपनी नॉर्मल लाइफ रूटीन एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहेंगे और फिर उसके बाद जब इनको डिवीजन का सिग्नल मिलेगा तो दे विल अंडरगो द सेम प्रोसेस, दैट्स व्हाई द होल सिस्टम इज नोन एज सेल साइकिल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर मुकम्मल सेल साइकिल को हम फर्दर स्टेप्स में या स्टेजेस में डिवाइड करना चाहें तो हम बड़ी स्टेजेस इसकी यहां पे एनलिस्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरफेज, the second one is known as mitotic phase. जनरली हमने माइटोटिक लिख लिया है, मेयोटिक वाले केस में यानी मियोसिस वाले केस में भी ऐसा ही होगा। ऑलराइट, देन माइटोटिक फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ द कंप्लीट सेल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये हमने एनलिस्ट कर लिए हैं मेजर स्टेप्स जो यहां पे इंपॉर्टेंट है। अब जो अभी टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज अबाउट द इंटरफेस। अब इंटरफेस को कई सालों तक यूं ही समझते रहे साइंटिस्ट कि शायद ये रेस्टिंग फेज है, लेकिन रेस्टिंग फेज का मतलब तो ये होता है कि वहां पे कुछ भी ना हो रहा हो
और उसी मिसलीडिंग कंसेप्ट को अभी तक हम G1 यानी गैप 1 और G2 यानी गैप 2 को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो गैप्स हैं, द वर्ड गैप रेफर्स टू द रेस्टिंग स्टेट, लेकिन असल में ये रेस्टिंग स्टेट नहीं है, बल्कि क्या होता है कि सेल्स इस जगह पे पहुंच के आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज की जाती हैं, डीएनए को रेप्लिकेट किया जाता है और इन तमाम बायोकेमिकल एक्टिविटीज को मुकम्मल करने के बाद फिर न्यूक्लियस को गो अहेड दिया जाता है कि अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करने के लिए तैयार हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगर हम इंटरफेस को फर्दर डिस्क्राइब करना चाहें तो वी कैन डिफरेंशिएट इंटरफेस इनटू फर्दर स्टेजेस दैट आर G1 S and G2 phase. All right. Sometimes G0 phase is also present. G0 phase क्या है? यानी वो वाली फेज कि जब सेल ये तय कर चुके कि अब मैंने फर्दर डिवाइड नहीं करना, तो फिर वो G0 फेज में एंटर हो जाता है और उसको हम कहते हैं कि नाउ इट इज डिफरेंशिएटेड अप टू इट्स टर्मिनल लेवल। अब इसके बाद ये सेल फर्दर तकसीम नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऑर्गन्स, कुछ पार्ट्स हमारी बॉडी के इस तरह के हैं कि जिसमें से सेल्स को कॉल बैक कर लिया जाता है कि आए और डिवाइड करना शुरू कर दे। अब अगर हम डिफाइन करना चाहें सबसे पहले नंबर पे इंटरफेस को, तो इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट्स वही कंसेप्ट में क्लियर कर दूं, इट इज फेज of extensive metabolic activity which was considered as resting phase for long, but it includes synthesis of enzymes, DNA replication, and cell growth. All right, students. अब अगर हम इंटरफेस को डिफाइन करना चाहें तो हम यूं कहेंगे कि दो कंसेक्यूटिव सेल डिविजन्स के दरमियान का जो दौरानिया है उसको हम कहेंगे दिस इज द इंटरफेस। अब स्टूडेंट्स, इसका लफ्जी मतलब यही बनता है इंटर, यानी कि कहीं ना कहीं दरमियान में ये स्टेज मौजूद है। तो किसके दरमियान मौजूद है? पिछली सेल डिवीजन मुकम्मल होने से लेके अगली सेल डिवीजन स्टार्ट होने के दरमियान जो दौरानिया आ रहा है, इसको हम कहेंगे दिस इज द इंटरफेस। अब एक कॉमन सेंस डेवलप होती है यहां पे कि अगर सेल ने डिवाइड होना है थोड़ी देर के बाद, तो क्या यह मुमकिन है कि ये सेल सो जाए या ये रेस्ट करना शुरू हो जाए? ऐसा तो कभी भी मुमकिन नहीं है। तो ये सेल अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा होता है, क्योंकि अपेरेंटली बाहर से जब हम माइक्रोस्कोप के साथ किसी भी सेल को देख रहे होते हैं तो इसके अंदर वाली एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही होती, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये इंटरफेस जो है ये रेस्टिंग फेज है। लेकिन नाउ दिस इज द ओल्डर कंसेप्ट, अब हम इसको इंटरफेस को रेस्टिंग फेज नहीं कहेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन फैक्ट इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस, और ये कौन कौन सी हैं इनको वन बाय वन देखते हैं। द फर्स्ट फेज इज G1 फेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको गैप 1 कहा जाता है, और थोड़ा सा अगर अब हम इसको मॉडिफाई कर लें तो इसको हम ग्रोथ 1 फेज भी कह सकते हैं। ऑलराइट, अब जरा गौर से समझिएगा कि ये ग्रोथ या गैप 1 फेज क्या है। कोई भी सेल जब पिछली सेल डिवीजन की लास्ट स्टेज यानी साइटोकाइनेसिस मुकम्मल करता है और उसके बाद उसको मैसेज भेजा जाता है कि नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन, तो सेल ने अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लेके आनी होती हैं। उन तमाम तब्दीलियों के मजमुए वाला जो पहला हिस्सा बनेगा उसको हम कहेंगे दिस इज द G1 फेज। ऑलराइट, और G1 फेज के अंदर क्या क्या मुकम्मल किया जा रहा है? द फर्स्ट थिंग विल बी
सेल ग्रोज इन साइज, ऑलराइट। और अगर ग्रोथ चल रही है तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहां पे हो रहे हैं। और फिर उसके बाद एक सीक्वेंस में आपको समझाता हूं कि किस तरह से कौन कौन से काम यहां पे किए जा रहे होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज न्यू राइबोसोम्स फॉर्म्ड, नए राइबोसोम्स तैयार किए जाएंगे, ऑलराइट। न्यू आरएनए इज सिंथेसाइज्ड, नया आरएनए तैयार किया जाएगा। और फिर इसके बाद एंजाइम्स स्पेसिफिक फॉर DNA replication and synthesis of proteins are formed। जी स्टूडेंट्स, अब जरा इस सीक्वेंस को समझ लें। ये जो पॉइंट्स हमने यहां पे लिखे हैं तीनों, न्यू राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड, नए राइबोसोम्स को तैयार किया जा रहा है। और राइबोसोम्स को आपको याद होना चाहिए कि इसकी केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। तो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये है कि न्यूक्लियस ने जब भी कोई प्रोटीन तैयार करवाना होता है तो द मैसेज इज सेंट थ्रू मैसेंजर आरएनए। तो वो मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेके जाएगा वो भी इस फेज में तैयार किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम अगली चीज देखें तो बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारी प्रोटीन्स तैयार करवानी है। तो जितने भी एंजाइम्स और प्रोटीन्स तैयार करवाने मकसूद हैं उन सब के लिए यहां पे ये तीनों स्टेप्स जो हैं ये एक चेन प्रोसेस के तौर पे चल रहे होंगे। आरएनए तैयार करवाया जाए, राइबोसोम्स तैयार करवाए जाएं और फिर उसके बाद एंजाइम्स बनवा लिए जाएं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ ही साथ एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। अब इस पॉइंट को भी समझें, हर पिछली फेज अगली फेज के लिए तैयारियां मुकम्मल कर रही है। तो इस लिहाज से यह भी समझ लें कि G1 के बाद अगर सेल ने फर्दर डिवाइड करना है तो वहां पे एस फेज आनी है और एस में बहुत सारी चीजें सिंथेसाइज की जाएंगी। तो उस सिंथेसिस के लिए पहले सेल अपना ऑडिट भी कर रहा होता है कि पिछली सेल डिवीजन में कितने मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए, कितने इस्तेमाल हो गए और फिर इस डिवीजन में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। इवन के यहां पे कुछ किताबों में एक और फेज भी बताई जाती है कि एनर्जी को भी चेक किया जाता है कि क्या इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि सेल अगली स्टेजेस में जा सकता है या यहीं पे ब्रेक लगा ली जाए और G0 फेज में एंटर हो जाया जाए। तो ये सब की सब फेजेस कहां पे मुकम्मल की जा रही हैं? G1 के अंदर इनको 1 बाय 1 पहले से मुकम्मल करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये मुकम्मल होंगे तो सेल अगली स्टेज में एंटर हो सकेगा, नहीं तो G1 के अंदर ही सेल जो है वो अपने सेल साइकिल को रोकना शुरू कर देगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ अगर हम एक और पॉइंट ऐड करना चाहें तो वी कैन ऐड at the end of G1 cell becomes committed whether it will divide or not। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेज है यहां पे। वो किस तरह से कि G1 के एंड तक एक चेक पॉइंट बनाया गया है और इस चेक पॉइंट की वजह से ये चेक कर लिया जाता है कि क्या ये सेल तैयार है अगली फेज में जाने के लिए, या फिर अगर न्यूक्लियस ये मैसेज भेज दे कि यहीं पे इसको रोक देना है तो उसको हम कहेंगे कि ये सेल साइकिल का कंट्रोल सिस्टम है। और अगर सेल साइकिल का कंट्रोल सिस्टम ये कहता है कि यस यू हैव टू डिवाइड, तो दिस सेल विल एंटर इनटू द एस फेज। ऑलराइट, और फिर अगर ये मैसेज आ जाए कि नहीं, इसके बाद फर्दर आपकी ये लास्ट स्टेज है डिफरेंशिएशन की, इसके बाद फर्दर आपने डिवाइड नहीं होना,
तो फिर उसके बाद सेल विल एंटर द जी नॉट फेज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर हम यही फर्ज कर लें कि सेल ने अपनी डिवीजन को कंटिन्यू करना है, तो द सेल विल एंटर द एस फेज, दैट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द इंटरफेज। और एस फेज स्टूडेंट्स बहुत ही आसान, दैट इज सिंथेसिस फेज। ऑलराइट, अब सिंथेसिस फेज में क्या किया जाएगा? द फर्स्ट थिंग इज डीएनए replication takes place. All right. Chromosome number is doubled and the DNA is checked for any mutation. This phase is crucial for eventual cell division. Alright, अब इसको स्टूडेंट्स अगर हम समझना चाहें तो पॉइंट सिर्फ दो ही हैं यहां पे। पहले वाला है यहां पे कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, दूसरा पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम नंबर डबल होना शुरू हो गया। अब यहां पे ये बात जरा समझ लीजिएगा कि क्रोमेटिड्स जो हैं वो डबल होके आपको क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट्स की फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उतना ही साथ क्रिटिकल होना शुरू हो जाता है ये वाला फेज। वो कैसे कि अगर खुदा ना खास्ता डीएनए की रेप्लिकेशन या उसकी प्रूफ रीडिंग में कोई एरर रह चुका हो तो वो म्यूटेशन इनहेरिट होने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। इसी तरह अगर क्रोमोसोम्स की तादाद में कमी ज्यादा होना शुरू हो जाए या वहां पे कोई खराबी या कोई एरर रह जाए तो वो भी इनहेरिट हो सकता है। तो इस लिहाज से G2 फेज में दाखिल होने से पहले ये वाले एरर्स रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एस फेज सेल को साथ ही साथ चेक भी कर रही होती है, प्रूफ रीडिंग भी कर रही होती है कि कहीं अगर डीएनए के अंदर कोई खराबी रह गई है तो फौरन उसको रिपेयर कर लिया जाए, और रिपेयरिंग का प्रोसेस ट्रिगर करता है टू द नेक्स्ट स्टेज एंड देयर इज द G2 फेज। ऑलराइट, G2 phase, gap 2 or growth 2। जी स्टूडेंट्स, अब डीएनए की रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम्स की डबलिंग जो इसको ट्रिगर कर रही है, तो यहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा होगा दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस फेज। तो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट गोज ऑन हियर इज इंक्रीज इन सेल साइज continues। ऑलराइट, फिर उसके बाद एरर्स इन डीएनए replication are repaired। all right, then increase in synthesis of RNA and tubulin proteins to be used in spindle formation during mitosis or simply cell division।
एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब अगर इन स्टेजेस को हम समझना चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज कि सेल आहिस्ता आहिस्ता अपने साइज में इजाफा करता चला जा रहा है, क्योंकि बाद में आने वाली फेजेस में जब न्यूक्लियस वगैरह डिसइंटीग्रेट होगा तो माइटोटिक अपरेटस को एस्टेब्लिश करना है, तो ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। फिर उसके साथ ही साथ दूसरी चीज जो है, इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस फेज के एस फेज के अंदर जो डीएनए सिंथेसाइज किया गया, जो क्रोमोसोम नंबर डबल किया गया, वहां पे जो खराबियां रह गई थी उन खराबियों को रिपेयर करने का अमल यहां पे G2 फेज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। फिर उसके साथ ही साथ तीसरी चीज जो है, इट इज रिलेटेड अगेन टू द फेजेस दैट आर येट टू कम, कि अभी वो फेजेस जो आने वाली हैं उनकी तैयारियां भी यहीं पे मुकम्मल की जाएंगी, तो सेल कैरियोकाइनेसिस में दाखिल हो सकेगा, यानी कि एम फेज में दाखिल हो सकेगा। ऑलराइट, तो यहां पे क्या किया जा रहा है, आरएनए बनाया जा रहा है और ट्यूबुलिन को बहुत ज्यादा मिकदार में तैयार करना शुरू कर दिया जाता है, ताकि जो माइटोटिक अपरेटस के लिए स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनानी है वहां पे इन ट्यूबुलेंस को इस्तेमाल किया जा सके। ऑलराइट, फिर इसके साथ स्टूडेंट्स आखिरी चीज है एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट। इसका पता कहां पे चलाया गया था, G1 में चेक कर लिया गया था कि प्रीवियस फेजेस में या प्रीवियस सेल डिवीजन के बाद अब सेल के पास क्या क्या बचा हुआ है, तो कितनी मिकदार में एनर्जी चाहिए वो G2 फेज में आके बना ली जाती है, क्योंकि अब सेल ने दाखिल हो जाना है इनटू एम फेज। ऑलराइट, तो ये पॉइंट भी यहां पे ऐड कर लेते हैं। आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट फेज, that is M phase, cell cycle control system finally checks all the changes and preparations. Alright students, अब यहां पे आपने एक इंपॉर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट याद रखनी है कि पहला चेक पॉइंट G1 फेज के एंड पे था और दूसरा चेक पॉइंट G2 फेज के एंड पे है, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि सेल अगली फेजेस में दाखिल हो जाए या ना हो। ऑलराइट, अब यहां पे G1 फेज का जिक्र है, तो ये बात याद रखें कि अगर G1 फेज में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि अब सेल ने फर्दर डिवाइड नहीं करना, तो सेल एंटर्स इन द G0 phase. All right, students. So G0 phase is when cell decides not to divide. अब यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि कुछ सेल्स के अंदर जो G0 फेज है वो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए होती है, और फिर बाद में उनको कॉल कर लिया जाता है कि नाउ अगेन स्टार्ट द सेल डिवीजन। लेकिन बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं कि वंस दे डिफरेंशिएट दे नेवर एवर गो टू द सेल डिवीजन। ऑलराइट, सेल में स्टे फॉर आवर्स, डेज और वीक्स। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स में आपने याद रखना है नर्व सेल्स, वीक्स की बजाय समटाइम्स फॉर एवर। सेल्स ऑफ द लेंस, ऑलराइट, समटाइम्स द मसल सेल्स वंस दे डिफरेंशिएट, खास तौर पे कार्डियक मसल सेल्स। ऑलराइट, और वापस आने वाले कौन से हैं इसके लिए याद रखिएगा लिवर सेल्स। लिवर सेल्स बाज़ औक़ात अगर डिफरेंशिएट हो जाएं और ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब उन्हें डिवाइड नहीं करना, तो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को देखते हुए बाज़ औक़ात उनको इमरजेंसी कॉल पे वापस भी बुलाया जा सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर अब ये सारी फेजेस जब मुकम्मल हो चुके हैं और सेल ये डिसाइड कर ले कि डिवाइड करना है, तो इट विल एंटर द एम फेज। अगर डिसाइड कर ले कि डिवाइड नहीं करना, तो G0 फेज में स्टे करेगा। उसके लिए हमने ड्यूरेशंस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं।
एट द एंड जो चेक पॉइंट्स वाली चीज है स्टूडेंट्स, यहां पे मैं 2-3 पॉइंट्स आपके लिए ऐड कर रहा हूं। चेक पॉइंट्स होते क्या हैं? दीज आर द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम, ऑलराइट, या फिर इनको हम स्टॉप और गो अहेड सिग्नल्स भी कह सकते हैं, ऑलराइट। अब ये चेक पॉइंट से क्या मुराद है कि G1 फेज के इख्तिताम पे पहले चेक किया जाएगा कि क्या एनर्जी काफी है, डीएनए कितना सिंथेसाइज करना है, डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाई जाए, सेल के साइज को जितना रिक्वायर्ड था उतना बड़ा किया जा चुका है या नहीं। तो ये G1 फेज जब अपना काम मुकम्मल कर ले, देन सेल एंटर्स द S फेज। एस के अंदर सारी सिंथेसिस मुकम्मल करने के बाद फिर सेल G2 फेज में एंटर हो जाएगा और G2 फेज के इख्तिताम पे फिर से चेक किया जाएगा कि कहीं डीएनए के अंदर कोई खराबी तो नहीं रह गई, एनर्जी जितनी चाहिए अगली सेल डिवीजन में जाने के लिए उतनी आ चुकी है या नहीं, सेल का साइज जो रिक्वायर्ड है अगली सेल डिवीजन के लिए अगेन उतना बनाया जा चुका है, अटेन किया जा चुका है या नहीं। तो फिर उसके बाद सेल विल एंटर द नेक्स्ट फेज, ऑलराइट। और नेक्स्ट फेज जिसको हम फर्दर एलैबोरेट करेंगे इंशाल्लाह ताला कमिंग सेशंस में, उससे पहले एक एमसीक्यू स्टेटमेंट याद रखिएगा कि द सेल साइकिल ऑफ ह्यूमंस is 24 hours। इसकी डिवीजन किस तरह से है? G1 is 9 hours, S is 10 hours, all right, G2 is 4.5 और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही फेज बचेगी, that is M, it will be 0.4 hours इस तरतीब के लिहाज से, all right। Cell cycle of yeast cell is 90 minutes। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा अहम है। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।